हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक आपके अपने YouTube चैनल बीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी दिन को देखते हुए मैंने यूपी टेट 2019 का जो पेपर था इंग्लिश का, उसके कुछ इंग्लिश के डाउट और कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं मिलके, और उससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या कुछ चीज़ें होंगी मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Your first question is, which of the following words is not a coordinating conjunction? फ्रेंड्स, क्या होता है coordinating conjunction? जो होता है मुख्यतः हमारे दो प्रकार के कंजंक्शन माने गए हैं, शॉर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वैसे तो आप कॉरेलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकते हो। तो आप केवल इतना सोचिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है, इससे बनने वाला सेंटेंस हमेशा और हमेशा कंपाउंड बनेगा, और यदि कोई सेंटेंस में सॉर्डिनेट कंजंक्शन लगा है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यानी जितने भी आपके इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं, तो सारे इनडायरेक्ट स्पीच आपके शॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, मोस्टली 99%। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें पूछ रहा है इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है? तो उसमें थोड़ा फॉल्ट हो गया था, पहले मैंने लगा दिया था। तो इफ ही आपका करेक्ट है, क्योंकि इफ आपका एक सॉर्डिनेट कंजंक्शन है। बिकॉज हो गया, इफ हो गया, और कुछ लोग वेदर भी होता है। और जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मोस्टली 90% आपके सॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। दैट हो गया, ठीक है। ये तो इतने आपके सॉर्डिनेट कंजंक्शन मैंने अभी याद करा दिए। और इसके बाद देख लीजिए, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक ट्रिक होती है फैन वॉइस करके। फैन वॉइस, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, एस से सो। एक बार फिर से, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से वर्ट, ओ से और, वाई से एट। एट का अर्थ होता है फिर भी, लेकिन ये निगेटिव की सेंस में होता है हमेशा, और स्टिल का अर्थ भी होता है फिर भी। तो चलिए इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरनी है। His thirst dash knowledge left him no leisure anything else। इसमें फ्रेंड्स फॉर एंड फॉर लगेगा, क्योंकि यहां पे लिखा है उसकी प्यास के ज्ञान, और लीजियर मीन्स होता है फुर्सत। लीजियर मीन्स होता है फुर्सत, तो इसका अर्थ निकलेगा उसके प्यास के ज्ञान ने उसे कुछ और फुर्सत नहीं होने दी, ज्ञान से कुछ और फुर्सत नहीं होने दी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर एंड फॉर होता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है, मैं आपको अभी कुछ पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। आप परेशान ना हो, इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी आपको। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में फास्ट क्या है इसको देख लिए। ही इज अ फास्ट राइटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, फास्ट बेटा आपका एडवर्ब भी होता है और आपका एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे फास्ट एज अ एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, तो इस वजह से एन एडजेक्टिव यानी बी ऑप्शन सही है। और अगर एज ए एडवर्ब की तरीके से यूज करेंगे तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे रन्स फास्ट एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताई है। और यहाँ पे राइटर कोई नाउन है, नाउन की विशेषता कोई बता रहा है फास्ट, देयरफॉर एन एडजेक्टिव ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेंथ, ताकत, किसी ने देखा नहीं है, कोई छू नहीं सकता है। महसूस अगर देखा जाए तो जनरली स्ट्रेंथ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तो सभी जानते होंगे। नेक्स्ट इज, इसको देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ फेमिनाइन जेंडर नाउन। फेमिनाइन जेंडर, किसी स्त्रीवाचक का जेंडर देख रहा है, वो भी नाउन फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑल द यंग मैन आ गया, गलत हो गया। ऑल द ओल्ड मैन हो गया, भाई ये भी गलत हो गए। सी ऑप्शन देख लो, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन इज सी राइट, क्योंकि यहाँ पे फीमेल फेमिनाइन की बात की गई, तो यहाँ पे एक ही कॉमन है, यही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ टीचिंग, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। भाई इसका अर्थ निकालो। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। भाई कहीं पे भी यहां पे फुल स्टॉप नहीं लिया है। शिक्षण विधि, वह शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विदेशी भाषा शब्द और शिक्षार्थियों के हस्तक्षेप या शिक्षार्थी की मातृभाषा के बीच वस्तु के जो लिंक है, लिंक इसमें दिया है, लिंक के बीच एक लिंक स्थापित करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहां पे देख लीजिए, स्टेब्लिश मीन्स होता है सत्यापित, स्थापित करना, और इंटरफेरेंस मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। तो यहां पे लिंगुअल मेथड इज अ राइट आंसर। लिंगुअल मेथड का अर्थ होता है द्विभाषी विधि, द्विभाषी विधि। स्ट्रक्चरल मेथड संरचनात्मक विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन अनुवाद विधि, और डायरेक्ट मेथड तो आप जानते ही हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स, सॉरी एक ही ब्लैंक है, विद करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन आप यहां पे देख लीजिए, कंजंक्शन के बारे में मुझे बहुत आपको थोड़ा कुछ बताना है कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। जैसे यहां पे ईदर वर्ड है, ईदर का अर्थ होता है या तो ईदर के साथ हमेशा और आता है। और अगर वर्ड नीदर है, NEITHER, तो नीदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। और अगर बोथ वर्ड लिखा है तो बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। यदि नॉट ओनली है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है आपके, नॉट ओनली, तो इसके साथ हमेशा बट आल्सो आएगा। राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब है, कभी लिखे नहीं, सॉरी माफ करना। अगर कहीं पे ऑल्दो आ जाए, ऑल्दो, तो ऑल्दो के लिए आप हमेशा स्टिल लगाएं। लेकिन यदि सेंटेंस का सेंस निगेटिव है तो आप येट वर्ड यूज करोगे। एग्जाम्पल्स और सारी ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, अभी जितना पॉसिबल है उतना बता दे रहा हूं। अगर कहीं पे नो सूनर आ जाए तो ये तो आप जानते ही हो, नो सूनर के साथ क्या लगता है, हमेशा देन लगता है, लेकिन कंपेयर वाला देन, ना कि देन वाला, THEN वाला नहीं, THAN वाला। और यदि आपका आ जाए हार्डली, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, हार्डली हो गया, स्केर्सली होता है, वेयरली होता है, वेयरली, स्केर्सली, तो इनके साथ आप हमेशा या तो वैन लगाएं या B4 लगाएं हमेशा। तो ये कुछ चीजें आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, आप इसको हमेशा याद रखिए। एक क्वेश्चन निश्चित यहां से बनेगा, डेफिनेट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पैसिव वॉइस टेंसेस का चैप्टर ही कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सम बॉयज वर हेल्पिंग, भाई देखो गलत हो गया, पैसिव वॉइस में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और वर्ब के साथ ING फॉर्म लगा है, और सब्जेक्ट दे रखा है मेन चीज, तो गलत हो गया। माई वॉच वॉज लॉस, देख लीजिए देयर इज नो सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मेरी घड़ी खो गई थी, ठीक है। और वॉच के साथ वैसे अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता तो ING फॉर्म लगा होता, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसको भी देख लो, समवन में स्टिल, तो देख लीजिए यहाँ पे समवन एज ए हिडन सब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट माना जाता है, समवन, एनीबॉडी, समबडी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये भी गलत हो गया। डी देख लीजिए,
द टीचर स्कोल्डेड हिम, भाई इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इन द करेक्ट पैसिव वॉइस इन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सभी को रटा होगा डू इट। मोस्ट ऑफ द ये सेंटेंस इंपरेटिव है, कोई पूछे क्यों है भाई, भाई सब्जेक्ट नहीं है, हिडन है सब्जेक्ट, यू जिसको फॉर्म में मानते हैं यू फॉर्म में होता है, मैन वर्ब से अगर शुरू हो या बोल दो प्रेडिकेट फॉर्म, लेकिन बहुत ही कम यूज में आएगा, ये आप याद रखिए, मैन वर्ब से शुरुआत हो और ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो हमने पढ़ा है 9th में, 6th 7th 8th 9th में, लेट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद बी लगता है, इसके बाद आता है डन, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को ले लिया उठा के। तो देख लो क्या मैच कर रहा है, लेट को उठा लो, ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसमें, तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट 8 है तो 8 को उठा लिया, इसके बाद बी लगा है बी लगा दिया, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे देख लीजिए डू इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। आप चाहो तो बाई यू लगा दो, लेकिन देयर इज कोई ऑप्शन में बाई यू नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, लेट इट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पूछा गया है, सॉरी, which of the following words is plural, कौन सा वर्ड्स इसमें प्लूरल है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए एनालिसिस आपका क्या है, देख लीजिए एनालाइज आपका ऑलरेडी सिंगुलर है, इंडेक्स भी सिंगुलर है, क्राइसिस भी सिंगुलर है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल है क्योंकि इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरिया का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं कसौटी। एनालिसिस आप किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। इंडेक्स का अर्थ होता है सूची, तालिका, ये सारी चीजें इंडेक्स। और क्राइसिस तो हम बता ही चुके हैं, जैसे किसी चीज का चरम बिंदु, कोई चीज संकट ग्रस्त हो जाए उसको चरम बिंदु के फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें क्राइटेरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। अगेन फिर से देखिए, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, इस पे थोड़ा जोर डालिए, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। कहने का मतलब ये है, यदि आप अपने छात्रों को लिखित अंग्रेजी की समझ का परीक्षण कर रहे हैं तो आप उनकी समझ का परीक्षण कर तो रहे हैं कि उनके पास अभी क्या है, तो सीधी सी बात है केवल और केवल अभी रीड है। ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इंग्लिश पेडालॉजी पढ़ी होगी तो इसमें ये क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट सेंटेंस भाई चुन लो। तो करेक्ट सेंटेंस इज सी, प्लीज लिसन टू योर टीचर। चलो ज्यादा जल्दबाजी ना करें, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द निपटाएं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना। आई डोंट बिलीव हिम, आई एम नॉट बिलीव हिम, भाई ING नहीं लगता बिलीविंग, ठीक है। बोथ ए ऑफ द बी क्या है, नन ऑफ द ए ऑफ द बी, ये भी गलत। ये ऑफ द, ये आपका ए ऑप्शन सही है, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि करने की चीज ही नहीं। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई ये तो बहुत सिंपल है, आपको शुरुआत में ही दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले, आने से पहले मैंने पत्र लिख लिया था, या मैं पत्र लिख चुका था, मैं अपना पत्र लिख चुका था। बाकी आप देख लीजिए, वर्ब लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस पहुंच गया, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस पहुंचा है, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता है, बहुत ही आता है। जूनियर टू लगता है हमेशा, सीनियर टू, इंफीरियर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग
सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव फॉर्म, कोई ऐसा सेंटेंस भाई इसमें ढूंढ के दिखाओ जो एडजेक्टिव क्लाउज की फॉर्म में ना हो। ठीक है, क्लाउज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एक मिनट, पेन चेंज कर लें पेन को। चलो, ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। आई लव द मैन, मैं उस व्यक्ति को प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, इज ट्रूथफुल, जो भैया कैसा हो, सत्यवादी हो। चलो, इसमें तो एडजेक्टिव क्लाउज आ गई। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, वेयर ही लिव, जहां वह रहता था। तो देख लीजिए, ये भी सेंटेंस सिंपल, और ये सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैंने भी बताया था कंजंक्शन में वेयर, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां पे भी लगेगा सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से यही सही है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपका एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। बाकी आप सब में से मैच कर सकते हो। वैसे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। योर थर्ड ऑप्शन इज आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज होली सिटी। देख लो भाई, शहर कैसा है, बहुत ही पवित्र है। ठीक है, किससे, कहा उससे मिला, कहाँ मिले भाई, प्रयागराज में मिले, जहां जिसका, ठीक है, विच जौन सा, जिसका किस सेंस में आता है। ठीक है, जिसका शहर कैसा, बहुत ही पवित्र भैया। तो ये भी आपका एडजेक्टिव क्लाउज फॉर्म में पहुंच गया। इसके बाद देख लीजिए, द मैन हु इज ट्रूथफुल, वह व्यक्ति या जो व्यक्ति जो होता है सत्यवादी, उसको सभी के द्वारा प्यार किया जाता भैया। और ये आप देख लीजिए, दिमाग में ये पैसिव वॉइस भी है, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। भाई देख लीजिए, यहाँ पे इट और एन में आप लोग कंफ्यूजन खाते हो। अगर जनरली और नॉर्मली नाइट की बात हो, नॉर्मली नाइट की बात हो तो हमेशा आप एट लगाओ, और अगर कोई नाइट आपके लिए स्पेशल है या किसी स्पेशल ओकेशन पे होती है तो वहां पे आप इन लगाओगे, इन नाइट। ठीक है, या उस रात आपके साथ कुछ घटित हो गया, कुछ अच्छा भी हो गया, फिर भी आप मिडनाइट या नाइट लगा हो आप इन लगाओगे, लेकिन यहाँ पे आप प्रायोरिटी एट को दोगे, एट मिडनाइट। ओके, तो बिकॉज ही केम टू मी एट मिडनाइट, कोई भी आ सकता है भाई मिडनाइट। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बाई चांस सडन सैड इवेंट, कोई अप्रत्याशित कष्टकारक घटना जिसके यहाँ पे घट गई हो, उसकी खबर लेके आए, तो यहाँ पे आप समझ लेना क्या लग सकता है बेटा, इन ही लगेगा। और ये रूल्स आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। आप धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें। सुपर टेट में आपके 10 आउट ऑफ 10 लाने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। मैंने आपसे कल भी बोला था कि आप अपने केवल 50% दे दीजिए और हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। जनरली मोस्टली जो बीएड बीटीसी करते हैं उनका इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने देखा बहुत ही वीक होता है और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि शुरुआत से हम लोग यूपी बोर्ड से और हम लोगों को वो एनवायरनमेंट जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मिलता है नहीं मिला है। देयरफॉर दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड द ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन और चाइल्ड। अब चाइल्ड और चिल्ड्रन तो रहे नहीं, लेकिन अब तो जनरेशन फास्ट हो गई है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, मोस्ट ऑफ द 70% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, देयरफॉर ही कुड नॉट एबल टू क्रेक द एग्जाम ऑफ एसएससी। नहीं तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इंग्लिश पोर्शन मजबूत कर लें आप एसएससी बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बहुत आसानी से। तो इंग्लिश बहुत ही सरल है, केवल धैर्यता से पढ़िए और कुछ चीज़ों की गहराई बेसिक इसमें भी होता है, जैसा मैथ्स में होता है, साइंस में होता है भाई, वैसा इसमें भी होते हैं। एनीवे, जो भी है, लेट्स कम टू द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो फाइंड करना है। तो भाई देख लो, यहाँ पे लिखा है ऑल दिस मैन, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में जब आपने लिख दिया तो भाई दिस लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन को उठाइए, ऑल दीज मैन, तो यहाँ पे इन्होंने ये फॉल्ट तो सही किया, लेकिन यहाँ पे इसको सिंगुलर बना दिया और यहाँ पे ऑल लगा है, तो ऑल के साथ आपका फॉर्म प्लूरल में ही आएगा। जैसे आपने ये चीज आपने पढ़ी होगी, ऑल इज वेल। आप बोलोगे सर ऑल इज वेल में एज क्यों लगा? तो देखिए ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपने देखोगा राइस एंड करी,
हालांकि ये फॉर्म से रिलेटेड है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंजंक्शन से रिलेटेड कर रहा हूँ। राइस एंड करी की बात करते हो तो आप आर की जगह इज भी लगाते हो, इज को पहले प्रायोरिटी देते हो। वैसे आर भी सही है, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, तो यहाँ पे इज लगाते हो क्योंकि उनका मैच होता है। दाल और भात, इसका भी मैच होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में देखने को आपको मिलेंगी, और कुछ कंजंक्शन में भी देखने को मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पे ऑल इज वेल होता है। वैसे अगर देखा जाए ऑल और वेल अगर बोल दें तो भी सही है। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस भी गलत हो गया क्योंकि इसको यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर बना दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल दीज मैंस, वही कहाँ से लग जाएगा मैन में एस। अगर आप मैन में एस लगा दोगे तो अर्थ कुछ दूसरा ही निकलेगा। डिक्शनरी में सर्च कर लेना, ऐसे मुझे तो पता नहीं क्या होगा, फिर भी चीजों को जानिए, जितना जानोगे उतना अच्छा रहेगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, ऑल दीज मैन आर जेंटल। देख लीजिए यहाँ पे सारे पोर्शन ठीक है, ऑल है, दीज है, मैन की फॉर्म में लगा है, ऑल की फॉर्म में मैन आया है, तो भाई यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन विल बी प्लेइंग। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है किस अवस्था में दिया गया है, वर्तमान अवस्था में दिया गया है, भूतकाल अवस्था में दिया गया है, या भविष्यकाल की अवस्था में दिया गया है। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे विल बी लगा है, तो पहली चीज हम राइट डाउन करते हैं कि सबसे पहले हम टेंस को पहचानते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब से। तो विल बी कहाँ लगता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट में लगता है, जिसको आप कॉन्टिन्यूअस बोलते हो। कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। देखिए, ये यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला सेंटेंस है। अगर सिंपली आपने जल्दबाजी में इसको सॉल्व किया तो मुझसे आपसे गलत होगा। इसमें आप ये पहचानिए ऑप्शन में कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। इसमें आप ये पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो देख लीजिए, जिसमें एक ही फिनिट वर्ब हो वो आपका सिंपल होता है, ठीक है। और हमने कल की वीडियो में बताया था कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीन प्रकार के ही सेंटेंस होते हैं बेटा, और इसमें ही सब कुछ जुड़ा होता है। कंडीशनल सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर इंटरविन इन दीज टाइप, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप्स। बट देयर वन थिंग्स इज कॉमन इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, केवल एक ही फिनिट वर्ब होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही रीड्स, सॉरी इसको देखिए, ही डज नॉट नो, ये नहीं होगा क्योंकि एक ही फिनिट वर्ब है। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, चलो आप भी एक ही फिनिट वर्ब है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये भी आपका एक ही फिनिट वर्ब है। ये देख लीजिए, सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स, यहाँ पे एज एक कंजंक्शन की तरीके से बेटा व्हाट यूज ये हुआ है। हमने बोला ना, कंजंक्शन जान है ग्रामर की, इंग्लिश की जान है कंजंक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं बच्चा लोग, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब आपके सॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो बनने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से यही एक कार्ड है, व्हाट इज यूज एज ए कंजंक्शन नॉट ए क्वेश्चन वर्ड। इफ द क्वेश्चन वर्ड, यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का साइन होता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे एज ए कंजंक्शन की तरीके से यूज हुआ है बच्चा लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी इज करेक्ट। इस पे ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, काफी विवादित क्वेश्चन रहा है और शायद पीएनपी में भी गया। चलो इसको देखो, ध्यान से देखिए। वैसे अगर देखा जाए दोनों फंक्शनल बेस पे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं और माफ कीजिएगा। आई एम नॉट ए परफेक्ट बट आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, ही इज एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। वह एक अनाथ था एंड लिव्ड विद हिज अंकल, और अपने चाचा जी के साथ रहता था। इन द अबव गिवन सेंटेंस, ऊपर अबव मीन्स होता है बेटा ऊपर, एंड द अबव गिवन सेंटेंस, ऊपर दिए हुए वाक्य में आइडेंटिफाई करिए जेंडर। जेंडर
किसका आइडेंटिफाई करना है, ऑर्फन का करना है। तो बेटा देख लीजिए यहाँ पे ऑर्फन, अगर कॉमन की बात करें तो ऑर्फन कोई भी हो सकता है, ऑर्फन का कोई लिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे ये कॉमन जेंडर में जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की गहराई की अगर बात करें तो ही वॉज एन ऑर्फन, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो भाई ऑर्फन था वो एक मैस्कुलाइन जेंडर था, एक कोई व्यक्ति था। तो इस वजह से यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता था, बट द मोस्ट प्रायोरिटी गोज टू कॉमन जेंडर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, A is wrong and 4 may be wrong or may be right. Okay, I can't say anything about this. Fill in the blank in the following sentence. देखो fill in the blank कर दो। यहाँ पे आप लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, कभी कभी हो जाता है, हमसे भी हो जाता था। प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा देख लो, अपने आप AN लगाना सीख जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं हावर, ओके, कुछ लोग पढ़ते हैं आवर। इसको अगर देखा जाए मोस्टली आर पढ़ा जाता है बस, अगर इसमें एस लग गया तो आस, ठीक है। जैसे कुछ लोग बियर बोलते हैं, बियर नहीं होता बेटा, बेयर होता है। कुछ लोग बोल देते हैं क्लॉथ, था बोल देते हैं, क्लॉथ्स होता है बेटा। तो ये सारी चीज़ें बच्चा लोग होते हैं, इन सारी चीज़ों को बताएंगे क्या कन्फ्यूज़न होता है, और कहीं कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आपने आर, इसको आर पढ़ा जाता है तो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आपका अल्फ़ाबेटिकल वर्ड क्या मिल रहा है हिंदी में, अ मिल रहा है, तो भाई सीधा सा एन आ जाएगा। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। भाई देख लो भाई, ग्रो में कौन सा सफिक्स सेट होगा ये बोल रहा है। तो सभी आपका ऑप्शन तो ए सही है, ये हो नहीं पाएगा, ग्रोन हो ही नहीं पाएगा। ग्रोइंग हो सकता है लेकिन वो फॉर्म हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है। अगर जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स, जैसे डिस हो गया, एम हो गया, एम जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल में इम्पॉसिबल, तो ये आपके प्रीफिक्स हैं, ठीक है। डिस हो गया, एम हो गया, और काफ़ी कई एक प्रीफिक्स सफिक्स है, आप लोग वीडियोस में डाल दूंगा। इसके बाद जो सफिक्स होते जैसे लेस हो गया, केयरलेस, ओके, LY लगा के दिखाया था लॉयल्टी में, ठीक, लॉयल्टी में, या जिसमें भी आप बोल सकते हो। IENT हो गया, फुल हो गया, एविल हो गया, ये सब आपके बच्चा लोग क्या होते हैं, सफिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। आप सभी देखते हो ये सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में माने जाते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स ये आपका गेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़ हो गया, ये सब आपके सिंगुलर फॉर्म में जोड़ेंगे। माउस का ही ये आपका प्लूरल फॉर्म है, माइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। यहाँ पे दोनों में दादा आएगा क्योंकि यहाँ के डिटर्मिनर, वैसे तो द डिटर्मिनर है और डेफिनेट आर्टिकल भी माना गया है, लेकिन आप जानते हो कि द उसके लिए भी लगता है जहाँ पे किसी की विशेषता बाखूबी बताई जाए, वहाँ पे भी दा का यूज होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो देयर फॉर द वर्ड यूज दा। जिन्होंने किस पर कदम रखा, भाई किस पर कदम रखा, चांद पर कदम रखा, तो यहाँ पे भी दा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से मुझे सुना। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।